नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आपको बता दूं 1 जुलाई 2024 में 3 क्रिमिनल बिल के ऊपर बात की गई है, उसमें करेक्शन किया गया है। गवर्नमेंट ने उसमें पूरी तरीके से करेक्शन कर दिया है। आपको बता दें 3 क्रिमिनल बिल 1 जुलाई 2024 को भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में बड़े बदलाव किए गए हैं। क्या क्या बदलाव किए गए, 3 पे बात की गई है। एक तो आईपीसी की पे बात की गई है, इंडियन पैनल कोड पर बात की गई है। इंडियन पैनल कोड 1860 के स्थान पर बीएनएस भारतीय न्याय संहिता को स्थान दिया गया है। उसके बाद क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सीआरपीसी के स्थान पर बीएनएसएस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता को स्थान दिया गया है। तीसरा एक आपका आता है इंडियन एविडेंस एक्ट, इसके स्थान पर बीएसपी भारतीय साक्ष्य अधिनियम को स्थान दिया गया है। आपको बता दें इन तीनों बिलों को जो बने थे वो अंग्रेजों के शासन के टाइम पे बने थे। 1860 में बने हुए बिल थे, लेकिन 1860 से लेकर अभी तक लगभग 150 सालों में समय के साथ चीज़ें परिवर्तन होती हैं। और आपको बता दूं कि इस बिलों को सुधारने का कारण ये था कि एक तो ये भारत जनता की वर्तमान ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि कहीं ना कहीं 100-150 साल का मतलब हो गया कहीं ना कहीं पूरी पीढ़ी, एक तो पीढ़ी चेंज हो जाना। उसके बाद दूसरा जो अंग्रेजों के समय के जो कानून थे उसमें इन्होंने उसको पूरी तरह ख़त्म करने का प्रावधान कर लिया है और नए कानूनों को लाने का प्रावधान किया है। दिसंबर 2023 में संसद द्वारा नए कानून पारित हो गए थे। नए कानून भारतीयों द्वारा भारतीयों के लिए बनाए गए हैं। हमारे गृह मंत्री जी का कहना है कि दंडात्मक कार्रवाई को प्राथमिकता देने के बजाय नए कानून न्याय प्रदान पर जोर देते हैं। ठीक है, आपको बता दें कि आईपीसी में 511 धाराएं थी और आपको बता दें बीएनएस में भारतीय न्याय संहिता में 358 धाराएं हैं। कुछ नए अपराध पेश किए गए हैं, लगभग 21-22 अपराध इसमें जोड़े गए हैं। आपको बता दूं पहली बार नस्ल, जाति या समुदाय के आधार पर हत्या को एक अलग अपराध के रूप में मान्यता दी गई है। आपको बता दूं मॉब लिंचिंग का कंसेप्ट पहले इसमें नहीं था। मॉब लिंचिंग का मतलब ये होता है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति जाति के आधार पर, नस्ल के आधार पर, समुदाय के आधार पर या व्यक्तिगत आधार पर भीड़ में इंक्लूड होकर भीड़ किसी व्यक्ति पर हमला कर कर उसको गंभीर रूप से घायल कर सकती है या उसकी मौत भी हो सकती है। उस स्थिति में हमारे भारतीय संविधान में या हमारे प्रशासन में ये प्रावधान नहीं था कि भीड़ को कोई भी सजा दी जा सके। इस कारण से अब मॉब लिंचिंग मतलब भीड़ के रूप में अगर कोई घटना घटती है तो उसको भी सजा का प्रावधान है। मॉब लिंचिंग मतलब ये हो गया। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को ये निर्देश दिए थे कि आपको जब भी इसमें संशोधन हो आपको मॉब लिंचिंग का कंसेप्ट जरूर लाना चाहिए। तो इसमें इसका कंसेप्ट भी है। आप विवाह के लिए अगर आप मैरिज करने जा रहे हैं उसमें कोई झूठे वादे आप करते हैं, यौन संबंध बनाते हैं, रोजगार छुपाते हैं या कोई प्रलोभन लालच देकर आप विवाह करते हैं तो कम से कम 10 साल का प्रावधान है। पहले 2-3 साल में काम हो जाता था, लेकिन अब कम से कम 10 साल की जेल आपको हो सकती है। बाकी आपकी जैसी कंडीशन होगी, जिस केस की जैसी कंडीशन होगी उसके अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा। संगठित अपराध और आतंक जैसे अपराध भी सामान्य कानून में शामिल कर लिए गए हैं। इसमें पूर्व ये प्रावधान यूएपीए और कुछ राज्य विशेष कानून में शामिल थे। आपको बता दूं चोरी और स्क्रैचिंग दोनों में 3-3 साल की जेल होती थी। चोरी का तो आप बताइए, चोरी जो की जाती है वो कहीं ना कहीं प्लानिंग से की जाती है, लेकिन स्क्रैचिंग जो होती है उसमें तुरंत कोई घटना हो जाना, आप रोड पर जा रहे हैं और किसी कारण से आपके हाथ से तुरंत कोई फ़ोन छुड़ा लेना, तो ये स्क्रैचिंग की श्रेणी में आता है। चोरी बोल सकते हैं, लेकिन दोनों को शब्द में थोड़ा अंतर है। दोनों के लिए 3 साल का प्रावधान है जेल का। दूसरी बात आपको बता दूं उसमें 377 धारा को समाप्त कर दिया गया है। तीसरा एक बीएनएस ऐसा आया हुआ है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ये आपका जो स्थान लेगा वो सीआरपीसी के स्थान पर आया हुआ है। इसमें कानून के प्रक्रियात्मक पहलू से संबंधित है। सीआरपीसी में 484 की तुलना में बीएनएसएस में 531 धाराएं हैं। इसमें क्या है, एक तो पुलिस हिरासत के लिए इसमें 15 दिन के स्थान पर 90 दिन का प्रावधान कर दिया गया है कि अगर पुलिस आपको हिरासत में लेती है तो 15 दिन के अंदर अंदर आप 15 दिन में 16वें दिन आपको कोर्ट में पेश करना पड़ता था। अब पुलिस प्रशासन के पास में 90 दिन का समय होता है। इसका बहुत ज़्यादा विरोध हो रहा है। दूसरा अनुपस्थिति में परीक्षण, यानी कि कभी कभी क्या होता था कि कोई व्यक्ति अपराध करके हमारे देश से चला जाता था, फिर उसके अकॉर्डिंग हम उस पर केस नहीं चला सकते थे। आपराधिक व्यक्ति की अनुपस्थिति में भी मुकदमा चलाया जा सकता है। अब व्यक्ति कहीं भी होगा उस पर मुकदमा चलाया जा सकता है, उसको सजा हो सकती है और उसका मिलने के बाद उसको सजा का प्रावधान भी है।
यदि किसी आरोपी के नाम पर एक से अधिक अपराध है तो नया कानून वैधानिक जमानत का प्रावधान खत्म कर दिया गया है। आपको बता दें, यदि कोई व्यक्ति है जिसका पहले एक अपराध है, एक अपराध के मान लो उससे 5 साल की जेल हुई है, अगर वो 2.5 साल कंप्लीट कर लेता है, 2.5 साल के बाद यदि वो जमानत की बात करता है तो शासन की तरफ से, प्रशासन की तरफ से वैधानिक जमानत का प्रावधान है। पहले एक आरोपी के पास 3-4 आरोप होने के बाद भी वैधानिक जमानत मिल जाती थी, लेकिन अब अगर एक आरोपी के पास 1 से ज़्यादा आरोप हैं तो उसको वैधानिक जमानत का प्रावधान खत्म हो गया है। अब वो वैधानिक जमानत नहीं मिलेगी। हाँ, अगर आपका एक आरोप है और आपने आधी सज़ा कंप्लीट कर ली तो आपको वैधानिक जमानत मिल सकती है। पहले कई आरोप होने के बाद ही मिल जाती थी, अब कई आरोप होने के बाद नहीं मिलेगी। दूसरा, आपराधिक मामलों में फैसले सुनवाई पूरी होने के लिए 45 दिन के भीतर आना चाहिए और पहली सुनवाई के 60 दिनों के भीतर आरोप तक किए जाने चाहिए, यानी कि आपको आरोप बिल्कुल तय कर लेने चाहिए 60 दिनों के अंदर। बलात्कार पीड़िता की जांच करने वाले जो डॉक्टर्स होते हैं उनको 1 हफ्ते के अंदर अधिकारी को रिपोर्ट पेश करनी होती है। दूसरा, इसमें एक 0 FIR का कंसेप्ट है। पहले भी 0 FIR का कंसेप्ट था, लेकिन अब इसमें कानून बना दिया गया है कि 0 FIR भी आप कर सकते हैं। आप किसी दूसरे शहर में हैं और आपके घर में किसी कारण से चोरी हो गई और आप वहाँ से मान लीजिए 100, 200, 500 किलोमीटर की दूरी पर हैं और आपको रिपोर्ट पेश करनी है। पहले नियम ये होता था कि जिस जगह पर आप हैं वहीं आपको रिपोर्ट होगी, लेकिन अगर आप घर से दूर हैं तो आपके आसपास जो भी थाना है वहाँ जाकर आप 0 FIR कर सकते हैं। उसे FIR बोलते हैं, लेकिन 0 FIR ये घटना कहीं और हुई है और आपने रिपोर्ट कहीं और लिखवा दी। उनको 0 FIR के माध्यम से आपको वहाँ रिपोर्ट लिखनी पड़ेगी। उसका रिपोर्ट लिखने के बाद में वो पूरी घटना जानेगी, पूरी आपकी रिपोर्ट बनाएगी, पूरी फाइल्स तैयार होंगी। उसके बाद वो पूरा केस ऑटोमेटिक जहाँ घटना हुई है उस थाने में ट्रांसफ़र हो जाएगा, फिर आपका केस चलता रहेगा। ये बहुत अच्छा प्रावधान है। इलेक्ट्रॉनिक रूप में समन जारी किया जा सकता है। पहले हार्ड कॉपी के रूप में समन आता था, अब सॉफ्ट कॉपी के रूप में भी आपको नोटिस आ सकता है। अगला, भारतीय साक्ष्य अधिनियम इंडियन एविडेंस एक्ट के स्थान पर प्रतिस्थापित किया है। साक्ष्य को संसाधित करने के तरीके में बदलाव किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड को साक्ष्य के तौर पर स्वीकार किया गया है। ईमेल आईडी के द्वारा, लैपटॉप के द्वारा, स्मार्टफोन के द्वारा, वेबसाइट आदि मैसेज के द्वारा भी आपका जो साक्ष्य है, यानी कि आपका जो साक्ष्य को आप मेल के माध्यम से या आदि के माध्यम से बता सकते हैं। और उसको पहले माना नहीं किया सकता था, पहले उस विटनेस को माना नहीं जाता था, लेकिन अब इस कानून के द्वारा इस विटनेस को, इस प्रूफ को मान सकते हैं। मौखिक साक्ष्य को इलेक्ट्रॉनिक रूप से लेने की भी अनुमति होती है। मान लीजिए कोई बलात्कार किया हुआ है किसी महिला पर, अगर वो आने में असमर्थ है तो किसी महिला प्रशासन के द्वारा, महिला पुलिस के द्वारा उसकी रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग करके उसकी बातों को रिकॉर्ड किया जा सकता है और कोर्ट में बताया जा सकता है, वो भी मान्य है। इसके कारण इसमें कुछ कमियां हैं जिसके कारण इसमें आलोचना हो रही है। पहली कमी ये है कि पुलिस हिरासत में 15 दिन के स्थान पर 90 दिन कर दिया गया है। 90 दिन कर दिया, इसका मतलब ये है कि 90 दिन कहीं ना कहीं पुलिस की शक्तियाँ ज़्यादा होगी और आम आदमी किसी कारण से किसी परिस्थिति में फंस गया तो उसके साथ बहुत बड़ा शोषण हो सकता है, इसलिए इसका विरोध किया जा रहा है। दूसरा विरोध इसका ये किया जा रहा है कि इसमें पूरी तरह समाप्त 370 को समाप्त कर दिया है। इसमें बलात्कार से संबंधित है। 370 को समाप्त करने के बाद में उसमें एक नया प्रावधान लाया गया जिसमें महिलाओं के लिए कानून बनाए गए, केवल महिलाओं के लिए। आपको बता दें, हमारा जो समाज है वो उसमें जो बलात्कार जैसी या यौन संबंध जैसी जो समस्याएं होती हैं केवल महिलाओं के लिए नहीं होती हैं, वो ट्रांसजेंडर के लोगों के साथ भी हो सकती हैं और पुरुषों के साथ भी हो सकती हैं। इस कानून में केवल महिलाओं के लिए कानून बनाया गया। कल ट्रांसजेंडर के साथ में कोई केस आता है या पुरुष के साथ में कोई केस आता है, उसके लिए इसमें कोई भी कानून नहीं है। सरकार इसमें कह रही है कि इसमें हम संशोधन जरूर करेंगे, इसमें ट्रांसजेंडर और मैन को भी शामिल किया जाएगा। नमस्कार।